दोस्तों, आपने दुनिया के 7 अजूबों में शामिल द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना ही होगा, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत में भी आज से कई सालों पहले ऐसी एक दीवार मौजूद थी जिसकी लंबाई करीब 1200 किलोमीटर थी और ये भारत के एक बड़े हिस्से को 2 भागों में बांटती थी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस दीवार को किसी विदेशी आक्रमणकारियों के हमले से बचने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इस दीवार का मकसद देश में नमक की स्मगलिंग को रोकना था, ताकि हम भारतीय लोग अपने ही देश के दूसरे प्रदेशों से नमक ना ला सके और हमें अंग्रेजों से ही भारी कीमत में नमक खरीदना पड़े। अभी आपको ये सभी बातें काफी अजीब लग रही होगी कि आखिर नमक के लिए एक देश के बड़े हिस्से को 2 भागों में बांट देना कुछ ज्यादा ही हो गया है। पर दोस्तों, ये उस समय की बात है जब अंग्रेजों के लिए नमक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था कि नमक पर लगाए जाने वाले कर यानी टैक्स के कारण अंग्रेज करोड़ों रुपए कमाते थे और लगभग उस समय अंग्रेजों की कमाई का मुख्य जरिया नमक ही हुआ करता था। और क्योंकि नमक भारतीयों के खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए अंग्रेजों ने पहले ही भारत में नमक से जुड़े सभी उद्योगों पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसके कारण अंग्रेज अपनी मनचाही कीमत पर इस देश में हमारे ही नमक को हमें ही बेचा करते थे और वह कीमत इतनी ज्यादा होती थी कि ज्यादातर गरीब उस समय नमक को खरीद ही नहीं पाते थे, जिसके कारण शरीर में नमक की कमी के चलते उस समय भारत में बहुत से लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाई गई द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस नमक की दीवार के इतिहास की शुरुआत होती है 1769 से। अंग्रेज लगातार भारत की छोटी छोटी रियासतों को हराकर उनकी जमीन और राज्यों को अपने कब्जे में कर रहे थे। देश के दूसरे बड़े राजाओं के बीच एक डर था, लेकिन अभी भी अंग्रेज इतने ताकतवर नहीं थे कि वे भारत के दूसरे बड़े राजाओं पर हमला कर सके, जिसका एक मुख्य कारण था धन की कमी। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने अंग्रेजों की किस्मत पूरी तरह बदल कर रख दी। अंग्रेजों को कोलकाता में एक जमीन की जानकारी मिली जहां पर बड़े पैमाने पर नमक का निर्माण किया जाता था। कोलकाता पर अंग्रेजों का अधिकार था, इसलिए उन्होंने यहां पर नमक के निर्माण पर टैक्स लगा दिया, जैसा उन्होंने भारत में बनने वाली लगभग सभी चीजों के साथ किया था। यानी ये अंग्रेजों के लिए कुछ खास बात नहीं थी। पर अंग्रेज तब हैरान हो गए जब नमक पर लगाए गए टैक्स के कारण अंग्रेजों को काफी बड़ा मुनाफा हुआ, जो उनके दूसरे व्यापार पर लगाए गए टैक्स से कई गुना ज्यादा था। यहाँ पर भारत में तैनात बड़े अंग्रेजी अधिकारी ये समझ गए थे कि नमक ही वह चाबी है जो उन्हें भारत में बड़े पैमाने पर शासन करने के लिए धन की पूर्ति कर सकता है। जिसके कुछ साल बाद अंग्रेजों ने 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई, जिसके कारण बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर भी अंग्रेजों की हुकूमत हो गई और यहाँ पर होने वाले व्यापार पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स लगा दिया। यहाँ पर भी नमक का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ की बड़ी नमक निर्माता कंपनियों पर बड़े भारी टैक्स लगा दिए। इस तरह देश के एक बड़े हिस्से में नमक निर्माता कंपनियों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो चुका था, जिससे अंग्रेजों को अब भारत में लड़ने के लिए काफी धन मिल रहा था और इस धन का बड़ा हिस्सा अंग्रेज सीधा अपने देश भी भेज रहे थे। और अब ये नमक अंग्रेजों के लिए सोने जैसा साबित हो रहा था। नमक से इतनी ज्यादा कमाई हो रही थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच भी इस नमक से आने वाले टैक्स को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसलिए साल 1772 में इंग्लैंड की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पुराने गवर्नर जनरल को हटाकर वॉरेन हेस्टिंग नाम के एक नए गवर्नर जनरल को भारत की कमान दे दी। वॉरेन हेस्टिंग ने भारत में नमक पर टैक्स के नए कानूनों को बनाया और नमक पर टैक्स की रकम बढ़ा दी गई। इस समय तक भारत में नमक की कीमत इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि भारत के गरीब परिवार नमक की पहुंच से बहुत दूर हो चुके थे, जिसके बाद भारत में नमक की स्मगलिंग शुरू हो गई। कई व्यापारी चोरी छुपे दूसरे राज्यों से नमक मंगाकर अपने राज्यों में बेचने लगे। जब ये बात अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने कई नमक के व्यापारियों पर कार्रवाई की, लेकिन इसका ज्यादा कुछ फायदा देखने को नहीं मिला और अब अंग्रेजों को अपने नमक के व्यापार पर खतरा दिखने लगा। तब 1859 में ब्रिटिश सरकार द्वारा तय किया गया कि नमक की इल्लीगल सप्लाई को रोकने के लिए वह भारत के 2 हिस्सों में बांट देंगे, जिसके लिए भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर एक बड़ी दीवार बनाई जाएगी जो इस्लामाबाद से आगरा, झांसी से होती हुई उड़ीसा तक जाएगी। शुरुआत में तो अंग्रेज इस दीवार को चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह ईंट पत्थर से बनाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि दीवार लगभग भारत के आधे हिस्से तक जा रही थी, इसलिए इतनी बड़ी दीवार में होने वाला खर्च बहुत ज्यादा होने वाला था। लेकिन 1867 में एलन एक्टिवन ह्यूमे नाम के ब्रिटिश ऑफिसर ने ब्रिटिश सरकार के सामने इस समस्या के समाधान का एक नया तरीका रखा। उनका कहना था कि हमें भारत की ये दीवार पत्थरों से बनाने के बजाय झाड़ियों और पेड़ पौधों से बनानी चाहिए। जिसके बाद एलन एक्टिवन ने भारत के बीचों बीच दीवार बनाने के लिए करोंदा नाम की झाड़ियों के साथ इस दीवार के निर्माण की शुरुआत की। इसमें कई तरह के और पेड़ पौधों को भी प्रयोग में लाया गया। भारत के एक बड़े हिस्से में बीचों बीच झाड़ियों से एक दीवार का निर्माण शुरू हुआ।
जिसमें काफी पानी की खपत भी हुई। इन झाड़ियों की दीवार पर कई सालों तक लगातार काम किया गया और दीवार के रखरखाव के लिए इसके पास कई बड़े बड़े कुएं भी खोदे गए। 1870 आते आते भारत की ये झाड़ियों से बनी दीवार तैयार हो चुकी थी, जिसकी लंबाई करीब 1200 किलोमीटर थी, जो करीब 12 फीट ऊंची थी और करीब 14 फीट चौड़ी थी, ताकि इससे कोई पार ना कर सके। इस दीवार को बनाने वाले एलन एक्टिवियन ह्यूमे का कहना था कि ये दीवार भले ही पेड़ और झाड़ियों से बनी हो, लेकिन इस दीवार को ना तो कोई इंसान पार कर सकता है और ना ही कोई जानवर। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस दीवार के बनने के बाद भारत में नमक की स्मगलिंग करने वाले व्यापारियों का कनेक्शन दूसरे राज्यों से टूट गया, जिससे भारत में अब ये काम लगभग नामुमकिन सा हो गया और इस तरह लोगों को मजबूरी में अंग्रेजों का महंगा नमक भी खरीदना पड़ा, जिससे अंग्रेजों का मुनाफा तो कई गुना बढ़ गया, लेकिन भारतीय खानों में नमक की कमी हो गई। भारत के गरीब परिवारों के पास नमक खरीदने के पैसे नहीं बचे। इस समय भारत में नमक की कीमत इंग्लैंड में बिकने वाले नमक की कीमत से भी कई गुना ज्यादा थी। जल्द ही अंग्रेजों ने भारत के दूसरे राज्यों को भी अपने कब्जे में लेकर वहां भी नमक की कीमतों पर बराबर टैक्स लगा दिया। इस तरह लगभग पूरे भारत में नमक की कीमत समान हो गई, जिसके बाद इल्लीगल तरीके से नमक की स्मगलिंग या चोरी पूरी तरीके से रुक गई। और अब तो अंग्रेजों ने इसके खिलाफ एक सख्त साल्ट टैक्स कानून भी ला दिया, जिसमें नमक बनाने और उठाने पर कड़े दंड दिए गए थे, जिसके प्रभाव से भारत में नमक की कमी से होने वाली बीमारियों के कारण लाखों लोग मारे गए, जिसमें सबसे बड़ी संख्या बच्चों की थी। और 1890 आते आते अब अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इस दीवार का काम ही लगभग खत्म हो चुका था, जिसके बाद इस दीवार का रखरखाव और इन झाड़ियों को पानी देने का काम बंद कर दिया गया, जिसके बाद 1 से 2 दशक में ही ये दीवार लगभग पूरी तरीके से नष्ट हो गई। इस दीवार को गिराने वाले ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्पिरिटली ने कहा यह एक भयावह सिस्टम था। 1998 में भारत सरकार को इसके कई अवशेष भी मिले थे, लेकिन आज के समय ये दीवार लगभग विलुप्त हो चुकी है। 2007 में इस दीवार पर एक किताब भी लिखी गई, जिसका नाम द ग्रेट हग ऑफ इंडिया था, जिसमें आप इस दीवार और उस समय भारत के लोगों की स्थिति के बारे में और भी अच्छे से जान सकते हैं। अगर बात दीवार की आ रही है तो बता दूं कि 2017 में मध्य प्रदेश के भोपाल में भी पुरातत्व विभाग को करीब 80 किलोमीटर लंबी और 15 फीट ऊंची दीवार मिली थी, जिस पर की गई रिसर्च बताती है कि इस दीवार का निर्माण आज से 1000 साल पहले परमार वंश के राजाओं ने करवाया था। इस दीवार के पास कई प्राचीन मूर्तियों और पुराने तालाब भी मिले हैं। इस पूरी दीवार को लाल पत्थर मिट्टी से बनाया गया था। अब तो इस दीवार का बहुत ही कम हिस्सा बचा है। वैसे आपसे जानना चाहूंगा कि आपको भारत में बनी द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में जानकर कैसा लगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।